Hello everybody, good afternoon. Welcome to Unacademy. Let's crack UPSC CSE हिंदी. दिस मी चंचल कुमार शर्मा. और प्राचीन भारत के इतिहास में रामशरण शर्मा की इस ओल्ड एनसीईआरटी की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है. और ये हमारा लास्ट सेशन है. इसके बाद रामशरण शर्मा की ये पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास हमारा कंप्लीट हो जाएगा. आज हम अध्याय जो लास्ट वाला है उसके बारे में बात करेंगे, भारत की जो विरासत है. ठीक है, तो आप सभी को पता है कि भारत ने प्राचीन काल में बहुत सारी सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक उपलब्धियां हासिल की थी. लगभग हर क्षेत्र में, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, विज्ञान का हो, सभी क्षेत्रों में भारत ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था. तो वो सारी चीज़ें जो विश्व की भारत को देन है, या हम बात करते हैं बार बार भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों के बारे में जिस पर हम गर्व करते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारत से विश्व में गई. ठीक है, और भारत ने विश्व को सिखाया. तो वही हम लोग आज देखने वाले हैं कि भारत ने प्राचीन काल में, ऐतिहासिक काल में क्या क्या विश्व को दिया था, क्या क्या हमारी देन रही है, क्यों भारत को विश्व गुरु माना जाता था. इसी सब पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. और उससे पहले आप सभी को पता है अनअकैडमी इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म. आप भी अब इसके साथ अपने यूपीएससी की और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं. गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए और यूपीएससी कैटेगरी में सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके पास में है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें एक पर्सनल कोच, एक टीम, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इवैल्यूएशन के साथ मोटिवेशन, स्टडी ट्रैकर, ये सभी कुछ चाहिए. या हम कहें साधारण शब्दों में कि जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड बहुत वीक है, कमज़ोर है, ठीक है, उन लोगों के लिए रहेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. तो आप ले सकते हैं 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 99,000 का है. जैसे ही आप CKLIVE रेफरल कोड यूज़ करेंगे वो 89,100 में आपको अवेलेबल होगा. और 1 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 64,000 का है. तो CKLIVE रेफरल कोड यूज़ करने के बाद 57,600 में अभी जो लोग 2021, 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो कृपया जल्दी से सब्सक्रिप्शन अपना ले लें. आज ही CKLIVE रेफरल कोड यूज़ करें और 1 साल या 2 साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कंप्लीट यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए. नॉर्मल सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, रेगुलर वाला 1 साल का 39,600 का है, पर उसके लिए आपको CKLIVE रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए. और 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 57,600 में आपको इस रेफरल कोड को यूज़ करने के बाद मिल जाएगा. अब इसमें आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की तैयारी, इसमें आपका ऑप्शनल भी कंप्लीट होगा. इसमें ऐसे, इसमें हिंदी, इंग्लिश के क्वालिफाइंग पेपर, CSET का पेपर, तो सब कुछ अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है. मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्य हम लोग शुरू करेंगे 28 सितंबर से यूट्यूब पर. तो हिंदी साहित्य जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी 28 सितंबर से जुड़ जाएं. तो वही विज्ञान और सभ्यता की विरासत, भारत ने, मैंने अभी आपसे कहा कि विज्ञान और सभ्यता में क्या दिया. बहुत पहले आपने गाना सुना होगा, ठीक है, आप सभी लोगों ने, ठीक है ना. 2 चैप्टर बचा है, पर उसमें से एक वो हमें इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं, क्योंकि वो पुराना वाला ही रिवीजन है जो हमने पढ़ा है. इतना ज़्यादा उसमें आपको कुछ बताने का नहीं है. सबसे ज़रूरी है ये वाला अध्याय 29, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मेंस में, ठीक है, मिल जाएगा. और प्री में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से फैक्चुअल बनते हैं. तो बहुत पहले आपने एक गाना सुना होगा, जब 0 दिया मेरे भारत ने, फिर दुनिया को गिनती आई, और दशमलव अगर हम नहीं देते तो फिर हम धरती और चांद की दूरी नहीं बता चल पाती. कहीं ना कहीं वो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तव में भारत ने ही प्राचीन काल में शून्य जो है वो विश्व को दिया था. शून्य की खोज भारत में हुई थी और दशमलव पद्धति की खोज भी भारत में हुई. इसके अलावा धर्म के क्षेत्र में विश्व के सभी बड़े बड़े महान धर्मों को अगर आप देखें तो अधिकांश का जन्म हमारे यहाँ हुआ. हिंदू धर्म को ले लें आप, चाहे सिख धर्म को ले लें, जैन ले लें, बौद्ध ले लें, तो भारत में ही बड़े बड़े महान धर्मों का उदय हुआ. भारत में ही दर्शन को लेकर बहुत ज़्यादा
रिसर्च हुआ, कई सारे हमारे दार्शनिकों ने आत्मा, परमात्मा, जीवन के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की। हमारे यहाँ दर्शन भौतिकवादी भी रहे, जैसे चारवाक का लोकायत, या प्रत्ययवादी भी रहे, जैसे सांख्य, योग, न्याय। तो हमारे यहाँ आस्तिक दर्शनों का भी अच्छा खासा विकास हुआ, नास्तिक दर्शनों का भी विकास हुआ। हमारे यहाँ पर आपने देखा है कि परमाणुवाद की शुरुआत हमारे वैशेषिक दर्शन से, कणाद के वैशेषिक दर्शन से मानी जाती है। तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र हम देखते हैं, ठीक है ना, तर्कशास्त्र का उदय वो भी हमारे ही यहाँ से हम लोग बात करते हैं, गौतम का न्याय दर्शन, वहाँ से तर्कशास्त्र का उदय माना जाता है। तो धर्म को लेकर, दर्शन को लेकर, ठीक है, साहित्य में भारत में सबसे पुराना जो ग्रंथ है आपको पता है ऋग्वेद। हजारों साल पहले हमने ऋग्वेद की रचना की। हमारे यहाँ पर ही आप देखेंगे कि विश्व के बड़े बड़े साहित्यिक ग्रंथों की रचना हुई है। महाभारत अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्राचीन काल के विरासत से जुड़ी हुई, और यही हमने विश्व को, आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको पता चलेंगी कि किस प्रकार से भारत ने उस हजारों साल पहले भी, उस समय अपने जो कला है, अपना जो साहित्य है, अपने जो प्रतिभा है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो कौशल है, उसका लोहा पूरी दुनिया में मनवाया। उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले धर्म। तो धर्म में मैंने आपको बताया, चाहे वो ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म हो, या सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, इन सभी धर्मों का उदय हम हमारे यहाँ से मानते हैं। जो भारत की भूमि में ही इनका उद्गम हुआ। तो भारत में ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म पूर्व काल में प्रभावशाली रूप में विकसित हुआ। इसने कला, साहित्य को और समाज को भी प्रभावित किया। और हिंदू धर्म के साथ साथ भारत में जैन और बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ। तो भारत में धर्म के शुरुआत के साथ ही हम सभ्यता का विकास देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न धार्मिक क्रियाकलापों के द्वारा समाज में अलग अलग अनुष्ठान आए, समाज में अलग अलग परंपराएं, समाज में अलग अलग जो है स्थापत्य आदि भी देख सकते हैं आप लोग। तो हिंदू धर्म के साथ साथ और भी धर्मों का उदय हुआ, और इन सब ने हमारे यहाँ कला को, जैसे हम देखते हैं ब्राह्मण धर्म में कला या बौद्ध कला की बात करते हैं, तो कला को प्रभावित किया, साहित्य को प्रभावित किया, ठीक है ना, और समाज को भी प्रभावित किया। जैसे वर्ण व्यवस्था, जब ब्राह्मण धर्म आया तो वर्ण व्यवस्था आई, वर्ण व्यवस्था आई तो समाज का 4 वर्णों में विभाजन हो गया। इसी के साथ फिर आपको पुरुषार्थ, जो आपने सुना होगा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इसी के साथ में आश्रम व्यवस्था भी आई, ब्रह्मचर्य, उसके बाद में गृहस्थ, फिर सन्यास, और फिर जो है वानप्रस्थ, और फिर सन्यास आश्रम। तो इसी के साथ साथ धीरे धीरे आश्रम व्यवस्था भी आई। यद्यपि ईसाई धर्म, हमारे यहाँ पर ईसाई धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई, ये हमारे देश में ईसा की पहली सदी के आसपास आया था। आपको पता है कि गोंदोफर्नीज जो पार्थियन था, उसके काल में सेंट थॉमस भारत आए थे ईसाई धर्म का प्रचार करने। तो ईसाई धर्म भारत में ईसा की पहली सदी के आसपास आया। फिर भी प्राचीन काल में यह आगे जो है ज़्यादा बढ़ नहीं पाया भारत में। बौद्ध धर्म की भी हालत हम देखें तो धीरे धीरे वो हमारे देश से गायब हो गया। एक समय बड़े बड़े शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। हम अशोक की बात करते हैं, हम कनिष्क की बात करते हैं, पाल वंश की बात करते हैं, तो बड़े बड़े शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। लेकिन कालांतर में धीरे 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 बौद्ध धर्म का भारत से पतन हुआ और बौद्ध धर्म भारत से बाहर चला गया और बढ़ते बढ़ते पूर्व में जापान और पश्चिमोत्तर में मध्य एशिया तक फैल चुका था। हम लोगों ने बात की है कि इंडोनेशिया में बोरोबुदूर का मंदिर है, अफगानिस्तान में बामियान की मूर्ति है, विश्व की सबसे ऊंची बुद्ध मूर्ति। तो धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत से बाहर दूसरे एरिया में चला गया। आज भी दक्षिण पूर्वी एशिया में और पूर्वी एशिया में बौद्ध धर्म बड़े मात्रा में दिखाई देता है। भारत में अब इतने बड़े मात्रा में नहीं रहा। अपने प्रचार प्रसार के क्रम में बौद्ध धर्म ने पड़ोसी क्षेत्रों को भारतीय कला, भाषा और साहित्य से उद्भासित किया। अब देखिए, काम की बात यह है, बौद्ध धर्म भारत से चला जरूर गया,
हमारे यहाँ से बौद्ध धर्म गायब जरूर हो गया, लेकिन बौद्ध धर्म आज विश्व के कई बड़े बड़े देशों में एक प्रमुख धर्म है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी ही देन है, क्योंकि हम ही लोगों ने बौद्ध धर्म को बाहर भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया और आज वहां पर वो फल फूल रहा है। तो इस चीज के लिए विश्व भारत का ऋणी है कि नहीं, हम वही तो बात कर रहे हैं। आज के सेशन में हम यही बात कर रहे हैं कि भारत के बाहर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोगों की देन है विश्व को। तो भाई बौद्ध धर्म वो हमारी ही देन है, और आज भी हमें दक्षिण पूर्वी एशिया से और पूर्वी एशिया से कोई चीज जोड़ती है, कनेक्ट करती है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म जो है वो अपने आप में एक बड़ी देन भारत की विश्व को बनी। जैन धर्म की हालत क्या है, जैन धर्म भारत में टिका रहा, इसका जो अस्तित्व है वो भारत में लंबे समय तक बना रहा और भारत की कला और साहित्य के विकास में ये प्रेरणा देता रहा। आज भी इस धर्म के अनुयायी लोग, जैसे व्यापारी वर्गों में विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में भारी संख्या में छाए हुए, तो उस काल का ये धर्म आज भी भारत में अच्छा खासा चल रहा है। भारत के कई राज्यों में जैन धर्म को मानने वालों की संख्या अच्छी खासी है। जैन धर्म वाले व्यापारियों के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो ये प्राचीन भारत की ही विरासत है। समझने की कोशिश करिए, आज का सेशन पूरा इसी पर घूम रहा है कि प्राचीन भारत की क्या क्या विरासत आज भी हमें वर्तमान के भारत में और भारत के साथ साथ विश्व में दिखाई देती है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है जिस पर आप गर्व करते हैं, जिसको सुनकर आपको अच्छा लगता है, आपको पता चलता है कि हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारी परंपरा, हमारी कला, हमारा साहित्य कितना ज़्यादा महान रहा है। ठीक है ना, आज हम समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन आज भी जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति पहले टॉपर रहा हो लेकिन बाद में वो अच्छा नहीं कर पा रहा हो, फेल हो गया हो या अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा हो, तो घर वाले उसको कैसे मोटिवेट करते हैं कि भाई याद करो कि तुम ही थे जो टॉप किए थे, तुम ही थे जिन्होंने इतने अच्छे नंबर लाए थे, अब क्यों नहीं कर सकते, तुम कभी भी कर सकते हो। तो ये हमें आज भी मोटिवेट करता है, जो हमने प्राचीन काल में उपलब्धियां हासिल की थी वो आज भी हमें मोटिवेट कर सकता है कि भारत जब पुराने समय में नालंदा के जरिए दुनिया को पढ़ा रहा था, तो आज क्यों नहीं पढ़ा सकता, आज क्यों नहीं विश्व गुरु बन सकता जब पहले रहा है। तो वो है जो हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस पर आपको आज मैं बताने वाला हूँ। दार्शन, अगर दर्शन की बात करें, दार्शनिक पद्धति की बात करें, तो हम देखते हैं कि दुनिया में दो प्रकार के दर्शन हैं। एक तो भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, वेस्टर्न फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन इसलिए इतना ज़्यादा महान माना जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा जितना भारत ने दर्शन को लेकर, धर्म को, अध्यात्म को, जीवन को, मृत्यु को, मोक्ष को लेकर, आत्मा को लेकर जितना गहन अध्ययन किया, उतना दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ। आज भी आप देखिएगा, आपको गंगा के किनारे ऋषिकेश में या दूसरी जगह पर विदेशी दिख जाएंगे जो आत्मिक शांति के लिए, पीस के लिए आते हैं भारत। तो हमने इस क्षेत्र में इतना काम किया, ठीक है, कि आज भी ये प्रेरणा देता है पूरे विश्व को। तो कहीं ना कहीं दर्शन के मामले में भारतीय चिंतकों ने संसार में इतना ज़्यादा उन्होंने इसका अध्ययन किया और संसार को माया बता के आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध की गंभीर विवेचना की। विशेषता जो है पाश्चात्य या वेस्टर्न फिलॉसफी की, वो ये है कि उन्होंने क्या किया, भौतिकवाद पर ज़्यादा जोर दिया, हमने अध्यात्म पर ज़्यादा। इसीलिए राधा कृष्णन साहब कहते हैं कि पाश्चात्य को भारतीयों से आध्यात्मिक उन्नति सीखना चाहिए और भारतीयों को पाश्चात्य से भौतिक उन्नति सीखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने आत्मा परमात्मा के बीच में जितना अध्ययन किया, जितना हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर ज्ञान, ठीक है, अर्जित किया, और जितना हम लोगों ने किया उतना विश्व में कोई नहीं कर पाया, और भारत से ही ये ज्ञान पूरे विश्व में फैला है। इसीलिए भारत विश्व गुरु माना जाता है, क्योंकि ये चीज़
ठीक है, ये चीज आपको कहीं पर भी विश्व में दिखाई नहीं देगी। वास्तव में इस विषय का जितना गहन चिंतन भारत में दार्शनिकों ने किया उतना किसी देश के दार्शनिकों ने नहीं किया। लेकिन भारत में, ठीक है, भौतिकवादी विचारधारा भी विकसित हुई। ऐसा नहीं है कि हमारे प्राचीन काल के दार्शनिकों ने सिर्फ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के बारे में, आत्मा के बारे में जानने की कोशिश की। भौतिकवाद के बारे में भी हमने कोशिश की थी। और भारत में मेन 6 दार्शनिक पद्धतियां हम देखते हैं। और मैंने पहले भी बताया आपको कौन कौन सी, ये मैं पढ़ा चुका हूं दर्शन वाले में। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। तो ये हमारे 6 दर्शन, ठीक है ना। मैंने डिटेल में आपको दर्शन वाला एक चैप्टर पढ़ाया था, तब बताया था कि भारतीय दर्शन का विकास कैसे हुआ, भारत में कितने प्रकार के दर्शन हैं और किन किन दर्शन में किन किन दार्शनिकों ने क्या क्या प्रतिपादित किया, क्या क्या उन्होंने बताया है। तो इस प्रकार से 6 दर्शन हमारे यहाँ है। और भौतिकवादी दर्शन जो है उसका आप जो मूल है वो आपको सांख्य दर्शन में मिलेगा। सांख्य के बारे में याद करिए, जो मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन क्या मानता है कि जो उत्पत्ति है इस सृष्टि की वो कैसे हुई है, वो मानव और प्रकृति से हुई है। सृष्टि की आरंभी, इस दुनिया का जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो हुआ है मानव और प्रकृति से। ये सांख्य दर्शन ने बोला था और इसीलिए वो भौतिकवादी माना गया। इसके संस्थापक कपिल थे, जो 580 ईसा पूर्व के आसपास, 600 साल पहले ईसा के हुए थे। उनके अनुसार आत्मज्ञान के साधन क्या हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो मैंने ये आपको बता दिया था। सांख्य दर्शन में ईश्वर का, ठीक है, अस्तित्व नहीं माना गया है, मतलब ये आध्यात्मिक नहीं था, ये भौतिकवादी दर्शन था जो सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि के विकास में ईश्वर का अस्तित्व या जो ईश्वर है उनका कोई योगदान नहीं मानता। इसके अनुसार संसार की सृष्टि या इसकी जो उत्पत्ति है, इसका जो निर्माण है, वो ईश्वर ने या भगवान ने नहीं किया बल्कि प्रकृति ने किया है। और संसार और मानव जीवन की नियामिका स्वयं प्रकृति है। इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो है चारवाक। आपने सुना होगा, चारवाक का एक दर्शन है लोकायत। चारवाक एक भौतिकवादी दर्शन, नास्तिक दार्शनिक माना जाता है, जो क्या है, जो बात करता है भौतिकवाद के ऊपर। क्या बोलता है? जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो। बोला ना, यावत जीवे शतम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। ये चारवाक की सोच थी। चारवाक का ये मानना था कि ये जो शरीर है ये नश्वर है और एक बार शरीर नष्ट हो गया तो फिर हम कभी कहीं वापस नहीं जाने वाले, यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली आप अच्छा करें बुरा करें, इस सब का फल आपको यहीं पर मिलेगा। ये मानना कि मरने के बाद इसका फल मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, इसमें चारवाक का विश्वास नहीं था। तुम मेहनत करोगे तो इसका फल तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा, अच्छा काम करोगे तो इसी जन्म में मिलेगा, बुरा करोगे तो भी ये मानना कि अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में ये हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा चारवाक नहीं मानता था। समझ में आया आपको? चारवाक का मानना था कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है और जो कुछ भी व्यक्ति को मिल रहा है वो उसी के कर्मों का नतीजा है। जैसे हम ये मान ले कि इसमें भगवान की इच्छा है, ऐसा भगवान कर रहा है, ऐसा चारवाक नहीं मानता था। आपके साथ अच्छा बुरा है हो रहा है तो आप उसके लिए उत्तरदायी हैं, बुरा हो रहा है तो भी आप ही, अल्टीमेटली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, आप ही उत्तरदायी होंगे। उन्होंने लोकायत की स्थापना की, उनका दर्शन लोकायत के नाम से जाना जाता है। इनका मत है कि जिसका अनुभव मनुष्य इंद्रियों द्वारा नहीं कर सकता उसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। मतलब अगर मेरी इंद्रियां, मेरा शरीर किसी को फील नहीं कर सकता, बात समझ में आ रही है आपको? जैसे आप समझो, एक एग्जाम्पल से हम भगवान की बात करते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? नहीं देखा है। तो चारवाक का मानना था कि अगर आपने उन्हें देखा नहीं, आपकी इंद्रियां उन्हें फील नहीं कर सकती, तो वो है ही नहीं, ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है।
जो आपकी शरीर, आपकी इंद्रियां फील कर सकती है दुनिया में, बस उसी चीज का अस्तित्व है, ये मानना था चारवाक का। अब इसमें आगे देखो, तो इसका मतलब ये माना चारवाक ने कि ईश्वर नाम का कोई, ठीक है, कोई अस्तित्व इनका है ही नहीं, ईश्वर जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये मानना कि भारत में सिर्फ धार्मिक आध्यात्मिक चीज़ें ही आगे बढ़ी हैं या इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचा गया है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चारवाक के रूप में आप देख सकते हो कि हमने भौतिकवाद के बारे में भी बात की। यही भौतिकवाद तो पाश्चात्य या वेस्टर्न फिलोसफर की नींव या आधार रहा है। तो हमने भौतिकवाद के क्षेत्र में भी काम किया, अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम किया है। तो हमारे पास दोनों प्रकार के थिंकर्स हैं, दोनों प्रकार के फिलोसफर हैं। और सबसे बड़ी बात है उपनिषद, हमने कितने उपनिषद है? 108 उपनिषद माने गए। उपनिषदों में लोगों को उपदेश दिया गया है कि सांसारिक विषयों से दूर रहे। दरअसल उपनिषद जो है सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर जोर देता है, बल देता है, तो वो है यथार्थ ज्ञान। उपनिषद का मानना है कि पूजा पाठ करने से, ढोंग करने से, आडंबर करने से भगवान नहीं मिलता। उपनिषदों का मानना है कि असली ज्ञान प्राप्त करिए, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करिए। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा वैसे ही आपको क्या होगा? वैसे ही आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये सही ज्ञान, यथार्थ ज्ञान की बात छिपी हुई है उपनिषदों में। जितने भी भारत में थिंकर्स रहे बड़े बड़े, राजा राम मोहन राय से लेकर महात्मा गांधी या कितने भी बड़े आप थिंकर्स को देखिए, उन्होंने हमेशा उपनिषदों को आधार बनाया है, क्योंकि उपनिषद आडंबर, कर्मकांड और इससे दूर है। ये सही और वास्तविक ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने लोगों को सच्चे ज्ञान के बारे में भी बताया। पाश्चात्य चिंतकों ने, ऐसा नहीं कि भारतीयों ने, वेस्टर्न फिलोसफर्स ने भी, पाश्चात्य चिंतकों ने भी उपनिषदों के उपदेशों को अपनाया है। ये बताना चाहता हूं, हमने कितना कुछ दिया है दुनिया को। हमारे उपनिषदों के ज्ञान के आधार पर ही अपनी इमारत खड़ी की है पाश्चात्य चिंतकों ने। तो उन्होंने जो उपनिषद हैं उनके उपदेशों को अपनाया, क्योंकि वो आज के यांत्रिक युग द्वारा पैदा की गई समस्याओं का समाधान कर पाने में असमर्थ थे। तो कई बार हम बात करते हैं ना कि हमने बहुत सारी चीजें बना ली, विज्ञान के कई आविष्कार, विज्ञान के आविष्कार करके हमने बड़े बड़े जो है यंत्र बना लिए, मशीनें बना ली, कार बना ली, बंगले सब बना लिया हमने, फोन बना लिया, पर फिर भी शांति नहीं है। तो वर्तमान के जितने भी आविष्कार हैं उनके आविष्कार से आप आंतरिक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जो हम लोग विश्व को दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हरिद्वार में, काशी में या अलग अलग जगह विदेशी आते हैं भारत में आंतरिक शांति के लिए। तो वही चीज़ है, क्योंकि वो उस चीज़ का, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते जो हमारे यहाँ दिया गया। प्रख्यात जर्मन दार्शनिक थे शोपेनहावर। तो एक जर्मन दार्शनिक थे शोपेनहावर, उन्होंने अपनी दार्शनिक विचारधारा में वेदों और उपनिषदों को भी स्थान दिया। वो कहते थे कि उपनिषदों ने उन्हें इस जन्म में दिलासा दी है और मृत्यु के बाद भी देती रहेगी। शोपेनहावर साहब का ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है, जर्मन फिलोसफर हैं, इन्होंने बोला है कि उपनिषद वो चीज़ है जिन्होंने उन्हें तसल्ली दी है इस जन्म में भी, मरने के बाद भी। कहीं ना कहीं उपनिषद जो है उन्होंने उनकी विचारधारा को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और ये उपनिषद कहाँ से आए? ये भारत से आए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि भारत से धर्म गया विदेशों में और बहुत कुछ फला फूला लोगों ने उसको अपनाया। हमने देखा कि हमारे यहाँ से दर्शन गया, वो भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं भारत से कला, गणित, विज्ञान जैसे क्षेत्रों में क्या क्या हमने विश्व को दिया है। तो आपको अभी देखना अगले कुछ समय में एक अच्छी फीलिंग आएगी। और एक अच्छी फीलिंग क्यों आएगी? क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि भारत असभ्य लोगों का देश है। ठीक है, भारत में जड़ता है, कुप्रथाएं, कुपरंपराएं हैं, समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन भारत में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जो शायद हमें पता होनी चाहिए कि हमने विश्व में क्या क्या दुनिया को दिया है। देखो, कला और प्रौद्योगिकी, देखो ये मानना और ये सोचना गलत होगा कि भारतीयों ने भौतिक संस्कृति में कोई प्रगति नहीं की।
मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने उत्पादन के क्षेत्रों में सारा पश्चिमी देशों ने किया है, हमने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। देखो, रंगाई करने में हमारे यहाँ के शिल्पी और तरह तरह के रंग बनाने में हम बहुत ज़्यादा दक्ष थे। जो रंग हमने बनाए, जो रंगाई हमने उस समय चीज़ों की है, वो आज भी विश्व में उदाहरण के रूप में जानी जाती है। हमारे यहाँ बनाए गए मूल रंग इतने चमकीले और पक्के होते थे कि हजारों सालों में भी, सैकड़ों सालों में भी उनकी चमक कम नहीं हुई। मेरी बात समझ में आई आपको? आप देखो, अजंता और एलोरा का पढ़ते हैं हम लोग, अजंता की गुफाओं के चित्र, एलोरा की गुफाओं के चित्र, भारतीय चित्रकला के बारे में बात करते हैं, भीमबेटका के चित्र की बात करते हैं। कितने साल हो गए, पर ये चित्र आज भी इतने पक्के है ना। देखो आप, अजंता और एलोरा के मोहक चित्र आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। आप सोचिए कि आप कितना पक्का अपने घर में कलर करते हैं, ऑयल पेंट लेके आते हैं, एशियन से लेके तो दुनिया भर का कोई से भी कंपनी का लाइए, थोड़े समय बाद वो फेड हो जाता है, उसकी चमक कम पड़ जाती है। आज की बात कर रहे हैं हम लोग, जो बहुत टेक्नोलॉजी का विकास हो चुका है, तकनीक का विकास हो चुका है, पर आज भी उतने पक्के कलर नहीं है। इतने साल पहले हमने कोई रंग बनाए, उन रंगों से हमने चित्र बनाए, वो चित्र आज भी वैसे के वैसे दिखाई दे रहे। समय की धूल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और काल के बीतने के बाद भी वो वैसे के वैसे ही हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्या हमने कोई तरक्की नहीं की? यहाँ पर आप देखो कि प्राचीन भारतीय शिल्पी जो हैं वो उतने दक्ष थे। आज भी हम देखते हैं इंजीनियरिंग के बेहतरीन नमूने भारत में दिखाई देंगे आपको। कई सारी चीज़ें, बड़े बड़े बावड़ियाँ, कुएं, नहर, हमारे यहाँ पर बड़े बड़े मीनारे, स्तंभ, अशोक के स्तंभ को ले लो, ठीक है ना। अब आप देखो, इसी के साथ में और भी ऐसी चीज, जैसे भारत के लोग इस्पात बनाने में भी परम कुशल थे। आप सोचिए कि जो इस्पात बनाने की कला है वो भारत से ही विश्व में गई। आज हम लोग बात करते हैं ना, इस्पात में ये वाला देश का ये उत्पादन में पहला स्थान, ये दूसरा स्थान। प्राचीन काल में हमने ही दुनिया को इस्पात बनाना सिखाया। बात समझ में आई आपको? सोचिए, इस्पात बनाने की कला हमने ही दुनिया में पहुंचाई, हमारे यहाँ विकसित हुई और यहाँ से गई। तो ये मानना कि हमने तकनीक में, कारीगरी में हमने सिर्फ अध्यात्म के बारे में काम किया, हमने सिर्फ पूजा पाठ का काम किया, ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? तो इस्पात बनाने की कला भारत में विकसित हुई, और फिर भारतीय इस्पात का निर्यात भी दूसरे देशों में ईसा पूर्व 4वीं सदी से होने लगा था। कब की बात हो रही है? 400 BC, आज से लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। ढाई हजार साल पहले इस्पात भारत से विदेशों में निर्यात होने लगा था। तो ये कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा कि प्राचीन काल में हम कला में, शिल्प में कितने ज़्यादा दक्ष हो चुके थे, विकसित हो चुके थे। विश्व का कोई अन्य देश इस्पात की वैसी तलवारें नहीं बना सकता था जैसी भारतीय शिल्पी बनाते थे। ये उस समय की बात है। जो तलवार है, ठीक है, प्राचीन काल में भारत में बनाई जाती थी जैसी तलवार, वैसी तलवार आपको विश्व में दूसरी जगह पर नहीं दिखाई दी। तो आपको ये समझना है कि प्राचीन काल में भारतीय लोग न सिर्फ इस्पात बनाने की कला में दक्ष हो चुके थे, बल्कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ सामान बनाया करते। इसको कहते हैं कलाकार। समझ में आया आपको कि जैसी यहां पे लिखा हुआ ना, कोई भी अन्य देश ऐसी तलवारें नहीं बना सकता था। तो हमारे यहाँ पर बनाई जाने वाली जो तलवारें थी, जो भारतीय शिल्पी बनाते थे, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हुआ करती थी।
क्योंकि ऐसी तलवारें आपको दूसरी जगह उस काल में नहीं दिखाई दी। ठीक है, अब आपको कला के बारे में पता चल गया, धर्म के बारे में पता चल गया। सबसे बड़ा एक हंसी की बात पता है क्या, हास्यास्पद। हम लोग जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए तो उन्होंने हमेशा ये बताने की कोशिश की कि शासन चलाना उन्हें आता है, भारतीयों को शासन चलाना नहीं आता। ठीक है, भारतीयों को शासन चलाना नहीं आता, भारत राजतंत्र के बारे में, शासन के बारे में, प्रशासन के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन उन्होंने पता नहीं है कि भारत ने कितने साल पहले इस मामले में भी बहुत कोई तरक्की की थी। हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। आपको पता है कौटिल्य का काल, मौर्य युग की बात हो रही है, ईसा की 4वीं सदी के पहले। ठीक है ना, तो ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इस बात को जब हम पढ़ते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तो हमें कोई शंका नहीं रहती इस बात में कि भारत के लोग विशाल साम्राज्य का प्रशासन चला सकते थे और जटिल समाज की समस्याओं को हल कर सकते थे। बहुत बड़ा था अशोक का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगस्थनीज की इंडिका में आप देखिए, तब भी हमने बता दिया कि राजा का धर्म क्या होता है, तब भी हमने बता दिया कि प्रशासन कैसे चलाया जाता है। आपने देखा होगा कि समितियां होती थी, 6 समितियां, 5-5 सदस्यों के द्वारा, 30 सदस्यों के द्वारा पूरा चलाया जाता था नगर का प्रशासन। तो बड़े साम्राज्य को चलाना, और ये तो फिर भी ठीक है। वैदिक काल में तो हम गणतंत्र देखते हैं, महाजनपद काल में हम गणतंत्र देखते हैं। हमारे यहाँ पर राजा को चुना जाता था। हम बात करते हैं बार बार कि विदथ के द्वारा, समिति के द्वारा राजा को समिति के द्वारा चुना जाता था। तो हमारे यहाँ गणतंत्र भी था। हम ये भी बोल सकते हैं कि विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाना भारत को आता था। इस देश ने अशोक के रूप में एक महान शासक पैदा किया। हम हर बार बोलते हैं अशोक महान। अशोक महान, जिसने कलिंग पर शानदार विजय पाकर भी शांति और अनाक्रमण की नीति अपनाई। जो व्यक्ति सफल होता है तो वो और आगे बढ़ता है। वो एक से दूसरे राज्य, दूसरे से, जब कलिंग युद्ध लड़ लिया और इतना बड़ा जो है इलाका जीत लिया अशोक ने, उसके बाद उसने शांति की नीति अपना ली, अनाक्रमण की नीति अपना ली। इसीलिए उसको अशोक महान बोला जाता है। अशोक महान बोलने का यही कारण है क्योंकि उसने जीत कर भी शांति की नीति को अपनाया। अशोक और कई अन्य भारतीय राजाओं ने धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया और बताया कि अन्य धर्मों के अनुयायियों की भावनाओं का आदर किया जाए। समझे इस बात को आप। इतिहास में कई सारे भारतीय राजा ऐसे हुए हैं जो हिंदू धर्म के थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। हम हर्षवर्धन की बात करते हैं, हम अशोक की बात करते हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, दूसरे कई सारे राजा जो अपने धर्म के बाहर जाकर भी दूसरे धर्म का आदर करते थे, सहिष्णुता का व्यवहार करते थे, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हमने एक ही धर्म को लेकर हमेशा हम बात करते हैं ना। हमारे यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर आदर किया जाता है, सभी धर्मों को बराबर बराबर माना जाता है। तो आज आप देखते हो ना, देश में लोकतंत्र देखते हो, रिपब्लिक देखते हो, हम लोग गणतंत्र हैं, साथ में हम सेक्युलर हैं। तो पहले के काल में भी राजा महाराजा सेक्युलर हुआ करते थे और वो सहिष्णुता का परिचय दिया करते थे, सभी धर्मों का आदर किया करते थे। ठीक है ना। यूनान के अलावा भारत ही एक ऐसा देश था जहां किसी न किसी प्रकार के गणतंत्र का प्रयोग, परीक्षण किया गया। तो उस काल में गणतंत्र जो है वो आपको बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं मिलेगा। भारत ऐसा देश था जहां पर गणतंत्र को लेकर, ठीक है, प्रयास किए गए। अब आइए विज्ञान गणित। कई लोगों का मानना है कि भारत तो जो है धर्म में, अध्यात्म में, दर्शन में बहुत आगे चला गया, लेकिन भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में कुछ नहीं किया, है ना। क्या आपको भी लगता है कि भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नहीं किया? प्राचीन भारत की कोई विरासत नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है इस क्षेत्र में। तो विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी भारतीयों का योगदान बहुत ज़्यादा है। और प्राचीन काल की खास बात यही है भारत में
कि धर्म और विज्ञान आपस में मिले हुए थे, गूथे हुए थे, कि विज्ञान में धर्म था और धर्म में विज्ञान था। हम लोग बात करते हैं ना, कुंडली बनाते हैं, हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ ग्रहों को देवता माना गया। और आपको पता है कि वो क्यों किया गया? ताकि भारतीयों की रुचि उसमें जागृत हो और भारतीय प्राचीन काल में इस क्षेत्र में और ज़्यादा उपलब्धियां हासिल करें। तो हमने ग्रहों को देवता बना लिया। तो विज्ञान और धर्म आपस में गूथे हुए थे भारत में प्राचीन काल में। वही सूर्य जो हमारा ब्रह्मांड सौरमंडल का केंद्र है, जिसके आसपास सारे चक्कर लगा रहे हैं सारे ग्रह, वो हमारा देवता भी माना जाता है। ठीक है ना? आगे समझते हैं। इस देश में खगोल विद्या में इसलिए बहुत प्रगति हुई कि ग्रह देवता माने जाने लगे थे और उनकी गति का गहन अवलोकन आरंभ हो गया। तो हमने इतना ज़्यादा क्यों इसमें खगोल विद्या में उपलब्धि हासिल की, इतना ज़्यादा आगे बढ़े, प्रगति हुई? क्योंकि हमारे यहाँ ग्रहों को देवता मान लिया गया, धर्म से जोड़ दिया गया और उनकी गति का अवलोकन प्रारंभ कर दिया। आज भी हम बात करते हैं ना, इतने समय में एक ग्रह इससे दूसरी राशि में चला जाता है, इतने समय में उसकी गति में ये रहता है। तो वो सारा अवलोकन बहुत पहले से हम लोग शुरू करते। ग्रहों का अध्ययन इसलिए भी आवश्यक हो गया था क्योंकि इनका संबंध ऋतुओं और मौसम के परिवर्तन से था। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है, आज भी आप जानते हैं कि जब सूर्य मकर रेखा से ऊपर चढ़ते 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 भूमध्य रेखा को क्रॉस करके कर्क रेखा की तरफ आता है ना, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ने लगती, टेम्परेचर बढ़ने लगता है हमारे देश का। इसको हम बोलते हैं उत्तरायण। क्या कहते हैं? उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब है कि गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर पानी आएगा, फिर बरसात होगी। भूगोल में भी वही है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लो प्रेशर बनने लगता है, लो प्रेशर बनता है तो हवाएं उस एरिया में आने लगती हैं और उसके बाद में फिर वर्षा होती है। ये हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है, जब सबसे बड़ा दिन होता है हमारे गोलार्ध में। फिर धीरे 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 सूर्य विषुवत को, इक्वेटर को क्रॉस करके मकर की तरफ, कैप्रिकॉर्न की तरफ जाने लगता है, तो दक्षिणायन होता है। तब हमारे यहाँ पर किरणें तिरछी हो जाती हैं, सर्दी का मौसम आता है, विंटर सीजन आता है। तो हम उत्तरायण दक्षिणायन बहुत पहले से जानते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें अभी भी बताया किसी के द्वारा, है ना। तो ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ऋतु और मौसम का परिवर्तन से ये जुड़ा था और इसकी जान खेती के काम में आवश्यक थी। ठीक है, तो ये विज्ञान और गणित में अभी इतना नहीं, अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं। व्याकरण और भाषा विज्ञान, भारत में व्याकरण और भाषा विज्ञान का आपको पता है कि बहुत ज्यादा उद्भव हुआ, प्रगति हुई। ठीक है, इसलिए हुआ क्योंकि ब्राह्मण पुरोहित वेद की ऋचाओं और मंत्रों के उच्चारण की शुद्धता पर बल देते थे, महत्व देते थे। आपने कभी सुना होगा, जो वेद के मंत्र पढ़ते हैं, जो ऋचाएं पढ़ते हैं, जो कोई भी मंत्र या ऋचा पढ़ेगा तो वो शुद्धता पर बहुत बल दिया जाता है, कुछ तो भी नहीं बोला जाता। और इसीलिए ये माना जाता है कि गुरु के पास जाना होता है, दीक्षा लेनी होती है, गुरु से सीखना होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्व देते थे इन सब पर। इसीलिए भारत में व्याकरण और भाषा विज्ञान इतना ज़्यादा प्राचीन काल में आगे बढ़ा। ईसा पूर्व 4वीं सदी में संस्कृत भाषा के नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संचित करने के लिए पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा। आपको पता है कि अष्टाध्यायी क्या है? अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ है, जो महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। इसी ग्रंथ के द्वारा व्याकरण की उत्पत्ति हुई, व्याकरण को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया और बहुत ज़्यादा फिर हमने व्याकरण के क्षेत्र में प्रगति की। ग्रामर की बात करें, इसके बाद ईसा पूर्व 3री सदी में आकर गणित, खगोल शास्त्र, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान, इनका विकास भी हुआ भारत में। भारत में सिर्फ इन्हीं क्षेत्रों में नहीं, इनके अलावा इन इलाकों में भी हमने जो है झंडे गाड़े। सबसे पहले गणित के क्षेत्र की बात है, मैथमेटिक्स में, गणित के क्षेत्र में
प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान दिए। अंकन पद्धति, दाशमिक डेसिमल जिसको बोलते हैं आप, और शून्य का प्रयोग, 0। तो हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम हमारे यहां से अंकन पद्धति हो गई या डेसिमल दाशमिक पद्धति हो गई, शून्य का प्रयोग हो गया। दाशमिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी के आरंभ का। वही मैंने आपसे बोला था कि जब मनोज कुमार साहब बोले थे ना कि देता ना दशमलव भारत, तो सही है, भारत ने ही दशमलव दाशमिक पद्धति विश्व को दी। हमने ही 0 का आविष्कार, हमने ही शून्य का आविष्कार किया, तभी तो गिनती की शुरुआत हुई। तो आप देख सकते हो कि दाशमिक पद्धति का प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ईसा की 5वीं सदी के आसपास का है, ठीक है। फिर भारतीय अंकन पद्धति को अरबों ने अपनाया और उसको पश्चिमी दुनिया में फैलाया। तो हमारा जो अंकन पद्धति थी ना, 1 2 3 4 5, इसको हमारे यहाँ से अरबों ने अपना लिया। अरबों से फिर वो कहाँ चला गया, फिर वो पश्चिमी दुनिया में चला गया, अरेबिक के नाम से जाना गया, ठीक है। अंग्रेजी में भारतीय अंकमाला को अरबी अंक, अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है। तो गया तो भारत से ही था अरब देशों में, और अरब देशों से यूरोप में गया। तो आज भी क्या बोला जाता है, अरेबिक न्यूमरल्स कहा जाता है, किंतु अरब लोग इसको हिंदसा बोलते हैं, वो खुद। मेरी बात समझ में आई आपको? यूरोप वासी उसको अरेबिक कहते हैं, लेकिन अरेबियन खुद उसको हिंदसा बोलते, क्योंकि वो हमसे ये सीख कर गए थे। बात समझ में आ रही है ये चीज आपको, कि यहां से ये गया था अरब में और अरब से गया था यूरोप में, और इसीलिए वो उसे अरेबिक कहते हैं, पर अरेबियन खुद उसको क्या बोलते हैं, हिंदसा। पश्चिम में इस अंकमाला का प्रचार होने के सदियों पहले से भारत में इसका प्रयोग हुआ। तो जब पश्चिम में ये चलने लगा, उससे कई समय पहले ही, सैकड़ों साल पहले भारत में इसका प्रयोग हो रहा था। और हम अशोक के अभिलेखों में इसको देखते हैं, जो ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के अभिलेखों में इनका प्रयोग हुआ है। कितनी सारी चीजें हैं जो भारत से बाहर गई, हमने दुनिया को सिखाई, और आज भी इस चीज को विश्व मानता है। अब देखो कि इसका प्रयोग भारत में पहले हुआ। अशोक के अभिलेख हमें पता है कि कब के हैं, ईसा के भी 300-400 साल पहले के आसपास के। तो ये तब से भारत में चल रहा है। दाशमिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने ही किया। डेसिमल सिस्टम का प्रयोग हमने किया, और इसमें आप आर्यभट्ट का नाम जानते हैं। आर्यभट्ट जो है इससे परिचित थे। आज भी हम लोग आर्यभट्ट का नाम लेते हैं तो हमारे मन में एक बहुत सम्मान आता है, एक रेस्पेक्ट आती। क्यों? क्योंकि हजारों साल पहले इस व्यक्ति ने अपने ज्ञान के दम पर बहुत सारी चीज़ें हमें दी। तो आर्यभट्ट जो है, ठीक है, आर्यभट्ट दशमिक पद्धति से परिचित थे। चीनियों ने बौद्ध धर्म प्रचारकों से इसको सीख लिया। चाइना से जो बौद्ध प्रचारक, जिसे हम बात करते हैं ना, वेनसान फाइयान वगैरह दुनिया भर के, तो चीनियों ने बौद्ध धर्म प्रचारकों से इसको सीख लिया। तो जो बौद्ध धर्म प्रचारक थे उन्होंने चीनियों को ये सिखा दिया, और पश्चिमी जगत ने अरबों से इसको सीख लिया। चाइना में धर्म प्रचारक से गया, और अरबों ने भारतीयों से सीखा, और अरबों ने फिर यूरोपियों को सिखा दिया। इसके अलावा शून्य का आविष्कार भारतीयों ने ईसा पूर्व 2री सदी में कर लिया, ठीक है। जब से इसका आविष्कार हुआ, भारतीय गणितज्ञ इसको एक पृथक अंक समझने लगे, और इस रूप में इसका प्रयोग अंक गणना में होने लगा। शुरुआत हम लोग 0 से करते हैं, ठीक है ना। तो 0 जब भारत में इसका आविष्कार हुआ शून्य का, तो भारतीय गणितज्ञों ने इसको एक अलग, एक पृथक अंक जो है अंक के रूप में माना, और अंक जो है इसको समझा गया, और इस रूप में यह अंक गणना में प्रयुक्त होने लगी। अरबों ने क्या किया, अरब देश में शून्य का प्रयोग 873 ईस्वी में पाया जाता है, भारत से काफी बाद में।
भारत में जब जीरो का प्रयोग होने लगा था, भारत में जब जीरो के बारे में आविष्कार हो चुका था, तो उसके कई सौ सालों बाद अरब देशों में वो गया। अरबों ने भारत से इसको सीख के यूरोप में फैला। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अरब देशों ने भारत से सीखकर यूरोप में फैलाई, तो वो हमारे यहां से अरबों के माध्यम से यूरोप में गया। बीज गणित, बीज गणित में भारतीय और यूनानी दोनों का योगदान रहा है, लेकिन पश्चिमी यूरोप में उसका ज्ञान यूनान से नहीं, अरब से गया और अरब ने भारतीयों से लिया। यहाँ भी वही है, पहले अरबों ने भारतीयों से बीज गणित सीखा और फिर अरबों ने उसको यूरोप में सिखाया। तो बीज गणित को भी अगर आप देखोगे तो यूरोप को बीज गणित का ज्ञान अल्टीमेटली भारत से ही मिला है। भारत से अरब और अरब से होते हुए वो यूरोप में गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के लिए उपयुक्त यज्ञ वेदी, समझते हो, जिसमें यज्ञ किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, उसको बनाने के लिए एक व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की गई। तो ज्योमेट्री भी यहाँ से शुरू हो गई। इसमें न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण, जिसको आप राइट एंगल बोलते हैं, इनका वर्णन किया गया। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला। इससे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का विकास हुआ। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का जन्म हुआ जब आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला। क्लियर? तो ये सबसे पहले यहां से शुरू हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का नियम आया, उससे ट्रिग्नोमेट्री बन गया। इस काल में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक सूर्य सिद्धांत है। पूरब में, मतलब हमें इससे पहले ऐसी कोई दूसरी कोई किताब उस काल में दिखाई नहीं देती। ठीक है ना? आर्यभट्ट ने बेबीलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। उन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता लगाया। तो कितना कुछ हमने लोगों को सिखाया। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो है, आप देखते हैं, हम बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाए। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ना आ पाए। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारणों का पता आर्यभट्ट ने लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला। मतलब सिर्फ अनुमान के आधार पर आज भी शुद्ध माना जाता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। उस काल में यह बहुत बड़ी बात थी, ये मानना कि हम घूम रहे हैं और सूर्य स्थिर है, कोई नहीं मानता। आज तो आप मानते हो कि पृथ्वी घूम रही है और सूर्य स्थिर है, लेकिन उस काल में कौन मानता है? उस काल में यही लगता था कि हम तो स्थिर ही हैं, हम कहाँ घूम रहे हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने, ठीक है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि का मान भी निकाला, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के कारणों का पता भी लगाया। उन्होंने ही बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूमती है। उन्होंने ही त्रिभुज के क्षेत्रफल को जानने का नियम निकाला, जिससे ट्रिग्नोमेट्री बना। और आर्यभट्टीय नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने अपने इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताया। तो आप देख सकते हो कि पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में भारत में कला के साथ साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी, ये तो सिर्फ गणित की बात हुई। अभी खगोल में देखो आप, हमारे पास एक और बहुत बड़े खगोल शास्त्री वराहमिहिर, इनकी कृति बृहत संहिता ईसा की 6वीं सदी की है। वराहमिहिर ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती, उसी समय बता दिया। वराहमिहिर ने ही बता दिया था कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। आज हम जानते हैं कि वो हमारा उपग्रह है और वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ग्रह है। ठीक है ना? तो वराहमिहिर ने एक किताब लिखी थी बृहत संहिता ईसा की 6वीं सदी में, और उन्होंने ये चीज़ें बता दी थी। उन्होंने ग्रहों के संचार और अन्य खगोलीय समस्याओं के अध्ययन में यूनानियों की अनेक कृतियों का सहारा लिया था। तो अपनी रिसर्च में, अपनी पुस्तक में, अपने अध्ययन में उन्होंने यूनानियों की भी, ठीक है, बहुत सारी किताबों का सहारा लिया। अब आइए चिकित्सा के, आयुर्विज्ञान के।
हमने चिकित्सा में भी बहुत सारा योगदान दिया है, हमारी उपलब्धियां बहुत सारी चिकित्सा के क्षेत्र में। प्राचीन भारत के वैद्यों को शरीर रचना, एनाटॉमी का ज्ञान था, शरीर की रचना को वो भली भांति जानते थे। उन्होंने रोगों के निदान की विधियां बनाई और इलाज के लिए दवाएं बनाई, औषधियां बनाई। सबसे पहले अथर्ववेद में आपको मिलेगा औषधियों का उल्लेख। किस बीमारी को किस औषधि से ठीक किया जा सकता है, ये आपको सबसे पहले अथर्ववेद में मिलेगा। मतलब ये डॉक्टर्स की बात हो रही है। आज भी हम देखते हैं ना, आयुर्वेद चिकित्सा की एक शाखा है। आयुर्वेद के द्वारा जटिल से जटिल असाध्य रोगों को भी जो है ठीक किया जा रहा है। तो ये प्राचीन काल से भारत में चला आ रहा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो औषधियों का सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिला। अन्य प्राचीन समाजों की भांति बताए गए उपचारों में जादू टोना और तंत्र मंत्र भर गए और इसीलिए भारत में इनका विकास नहीं। तो भारत में शुरुआत तो अच्छी हुई थी, हमने कला के साथ साथ इन क्षेत्रों में अच्छी शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं हम लोग भौतिकवादी भी थे। हमने वैज्ञानिक रूप से बीमारियों के इलाज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन समस्या ये है कि हमारे यहाँ तंत्र मंत्र और जादू टोना, जो आपको पता ही है कि उस काल में बहुत ज़्यादा चलता था, इनके आने की वजह से हमारा आयुर्विज्ञान उतने बेहतर तरीके से विकसित नहीं हो पाया जितना वो हो सकता था। हमारे यहाँ पर ईसा की दूसरी सदी में दो बड़े आयुर्वेद के महान जो है ज्ञाता विद्वान पैदा हुए और आपने सुना होगा सुश्रुत और चरक। सुश्रुत जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी। तो सुश्रुत अपने आप में बड़े सर्जन, शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। चरक ने कई सारी बीमारियों की दवाएं बताई हैं। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने, ठीक है, मोतियाबिंद, पथरी स्टोन जिसको आप कहते हो, और ऐसे कई रोगों के शल्य उपचार के बारे में बताया, सर्जरी के बारे में, मोतियाबिंद की सर्जरी के बारे में, स्टोन की सर्जरी के बारे में। ये आज से ईसा की दूसरी सदी की बात चल रही है, 1800 साल पहले। तो सुश्रुत ने इन बीमारियों के लिए पहले ही सर्जरी के बारे में बताया है। उन्होंने शल्य क्रिया मतलब सर्जरी के बहुत सारे उपकरणों का उल्लेख किया, 121 तक जिनकी संख्या मानी जाती है। मतलब जो सर्जरी करने में काम आते हैं ना हमारे, वो उपकरण। रोगों से मुक्ति के लिए उन्होंने आहार और सफाई पर जोर दिया। ये देखो आप कि अगर आप बचना चाहते हो रोगों से, बीमारियों से, तो साफ सफाई पर ध्यान दो। आज भी हम यही करते हैं कि अगर साफ सफाई है तो बीमारी नहीं होगी। कोरोना में आप लोगों ने अच्छे से इस चीज़ को फील किया होगा, बार बार हाथ हम साफ कर रहे हैं, बार बार हम लोग। और इसीलिए प्राचीन भारत में ये सारी चीज़ें एक अंग है हमारी सभ्यता का। खाना खाने से पहले हाथ धोइए, हमेशा से हमारे यहाँ हाथ धोकर खाना खाने का रिवाज रहा है। तो साफ सफाई को लेकर, आहार को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। फिर आइए चरक ने लिखी थी चरक संहिता। ये चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश मानी जाती है, डिक्शनरी मानी जाती है, ठीक है, समझ में आया आपको। चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश मानी जाती है। इसमें कई सारी, जैसे ज्वर मतलब बुखार आपका होता है ना, बुखार, कुष्ठ, फीवर, कुष्ठ, मिर्गी, यक्ष्मा, अनेक सारे रोगों के बारे में वर्णन किया गया है। शायद चरक यह नहीं जानते थे कि कुछ बीमारियां छूत से भी फैलती है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़ पौधों का वर्णन है जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में चरक संहिता आपको पता है कि एक माइलस्टोन है। चरक संहिता में बहुत सारी बीमारियों के लिए कई सारी दवाओं का, जड़ी बूटियों का उल्लेख है। तो कहीं ना कहीं उस काल में इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति की इस क्षेत्र में। भूगोल के क्षेत्र में ऐसा है कि भूगोल के अध्ययन में भी प्राचीन भारत के लोगों ने योगदान दिया है। उन्हें भारत से बाहर की दुनिया के ज्ञान था, भले ही कम था, अल्प ज्ञान था, लेकिन था। परंतु देश के विभिन्न प्रदेशों की नदियाँ, पर्वत, तीर्थ स्थानों का वर्णन हमने किया है। रामायण में आपको पता है कि बहुत सारे नदियों का वर्णन है, महाभारत में है, पुराणों में है। यद्यपि भारत के लोग चीन और पश्चिमी देशों के बारे में कुछ कुछ जानते थे,
पर वे नहीं जानते थे कि विदेश कहाँ और भारत से कितनी दूर है। तो भूगोल के क्षेत्र में हमने इतना ज़्यादा कोई, ठीक है, उपलब्धि ज़्यादा हासिल नहीं की है। पूर्व काल में प्राचीन भारतीयों को समुद्र यात्रा का भी कुछ ज्ञान प्राप्त जरूर हुआ था और उन्होंने जहाज बनाने की कला में, ठीक है, जहाज निर्माण कला में योगदान दिया। चूँकि बड़ी बड़ी राजनीतिक शक्तियों के केंद्र स्थल समुद्र तट से दूर होते थे और समुद्र की ओर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए प्राचीन भारत के राजाओं ने नौ परिवहन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। तो अब बहुत सारे राजा महाराजा समुद्र तट से दूर थे, उन्हें कोई काम ही नहीं पड़ता था, कोई व्यापार भी नहीं था, इसीलिए समुद्र में नौ परिवहन में बहुत ज़्यादा हमने काम नहीं किया। ठीक है, ये हो गया भूगोल में। कला और साहित्य में देखो, अशोक ने बनवाए थे स्तंभ, एक ही पत्थर को काटकर, अखंड प्रस्तर के स्तंभ, अखंड मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाए गए उसके स्तंभ अपनी चमकदार पॉलिश के लिए प्रसिद्ध हैं और उनकी पॉलिश की तुलना उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की पॉलिश से की जाती है। अभी भी एक रहस्य बना हुआ है कि इन शिल्पकारों ने स्तंभों और मृदभांडों पर कैसे इस तरह की पॉलिश की, मतलब इतनी शाइनिंग, इतनी चमक, ये कैसे लाए। हजारों साल पहले इतना ज़्यादा इन लोगों ने कला में योगदान भी दिया, उपलब्धि हासिल की, इतना ज़्यादा ज्ञान और दक्षता हासिल की कि ये रहस्य आज भी समझ में नहीं आया कि चाहे वो अशोक के स्तंभ हो या वो उत्तरी काले चमकदार मिट्टी के बर्तन हो, वो कैसे इतने चमकदार बने, इनकी पॉलिश कैसे की। हम कोई भी पॉलिश करें तो वो इतना नहीं टिकती। मौर्यकालीन पॉलिशदार स्तंभों के शीर्ष पर हमको पशु जैसे सिंह दिखाई देता है, तो अशोक का आपने सारनाथ का स्तंभ देखा होगा। अजंता के गुहा मंदिर और विख्यात चित्रों का उल्लेख भी आप जान सकते हैं कि हमने जिस प्रकार के अजंता, एलोरा या दूसरी गुफाओं में, मंदिरों में चित्रकारी की, वो भी हजारों साल से वैसे ही हैं। एक प्रकार से अजंता एशियाई कला का जन्म स्थान हम लोग मान सकते हैं कि पूरे एशिया की कला का जन्म स्थान या उद्भव यहीं से हुआ है। यहाँ ईसा पूर्व 2वीं और 7वीं सदी के बीच में अनेक गुहा मंदिर बने जिनकी संख्या 30 तक है, जो आप लोग बोलते हैं ना अजंता की गुफाएं। ठीक है, ये ईसा की 2री सदी के हैं। ठीक है, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के पड़ोसी भाग में भारतीय कला के प्रसार का केंद्र बिंदु गांधार था। भारतीय कला और यूनानी कला, आपको पता है गांधार कला, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट। ठीक है, हेलेनिस्टिक आर्ट। तो इन दोनों के तत्वों से, भारत की और यूनान की कला से बना है गांधार कला। ठीक है, ये अपने आप में एक अद्वितीय कला उस समय थी। बुद्ध की पहली प्रतिमा गांधार शैली में ही बनी है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर कला के क्षेत्र में भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में बने मंदिर, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में बने मंदिर निर्माण के आदर्श बन गए। तो जो हमारे यहाँ साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली में, मुख्यतः द्रविड़ शैली में जो मंदिर बने, वही प्रकार के मंदिर आपको दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलेंगे। मैंने आपको अंकोर वाट के मंदिर के बारे में बताया था। ठीक है, बोरोबुदूर मंदिर जो है इंडोनेशिया में बुद्ध का मंदिर, तो अंकोर वाट का मंदिर हो कंबोडिया का या इंडोनेशिया का बोरोबुदूर मंदिर हो, ये कहीं ना कहीं हमारे दक्षिण भारत में मंदिर जो बने थे उनकी क्या है, नकल है। लगभग उसी प्रकार की शैली में कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर बनाया गया, इंडोनेशिया में बोरोबुदूर का मंदिर बनाया गया। ठीक है, खमेर साम्राज्य का मैंने बताया था, सूर्यवर्मन यशोवर्मन के द्वारा अंकोर वाट मंदिर, जो भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना की भारतीयों ने, जो सबसे पुरानी कृति मानी जाती है भारतीय आर्य साहित्य की, और इसी के आधार पर आर्य संस्कृति को हमने क्या किया है, लिखने की कोशिश की है। गुप्त काल में कालिदास की कृतियां हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतल। ये सब डिटेल में
सब कुछ डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है। तो अनुवाद जो हुआ है अभिज्ञान शाकुंतल का विश्व की लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में, इसका अनुवाद आपको मिलेगा। तो ऋग्वेद हो गया, कालिदास की कृति हो गई, पंचतंत्र हो गया, रामायण महाभारत हो गई, ये सारे साहित्यिक क्षेत्र में हमारे प्रमुख विरासत है। विज्ञान में मैंने बता दिया, जीरो शून्य का आविष्कार, दार्शनिक पद्धति का आविष्कार, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ग्रहों से जुड़े हुए मामले, खगोल शास्त्र में हमने जो किया, आयुर्विज्ञान में चरक और सुश्रुत के बारे में मैंने बता दिया, सर्जरी को लेकर, बीमारियों को लेकर, उनके इलाज को लेकर। इसके अलावा दर्शन तो हमारा है ही सही, धर्म हमारा है ही सही। तो ये था हमारा लास्ट सेशन रामशरण शर्मा का। परसों से हमारी जो क्लास शुरू होगी 1 बजे, परसों से हम लोग करेंगे सतीश चंद्र, मध्यकालीन भारत। 1 बजे मध्यकालीन भारत का सेशन हम लोग करेंगे परसों। सतीश चंद्र आप में से कई लोग पढ़ना चाहते थे, सतीश चंद्र की शुरुआत होगी परसों से 1 बजे से, ठीक है गाइस। तो प्राचीन भारत का ये पूरा रामशरण शर्मा का मैंने आपको इतिहास NCERT 11 कंप्लीट करवा दिया। अब हम 12वीं की NCERT की तरफ जाएंगे, 11वीं की दूसरी NCERT, प्राचीन के बाद मध्यकालीन, और 12वीं की विपिन चंद्र हमारी चल रही है। तो तीनों ओल्ड NCERT आपकी हो जाएगी। अभी 3 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। 3 बजे जो हमारा सेशन होगा वो होगा कला और संस्कृति का MCQs वाला। 3 बजे कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर का MCQs हम लोग करेंगे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं बरतें। और 3 बजे हम लोग फिर मिलने वाले, इसलिए बहुत कम समय, लंच वगैरह आप लोग कर लीजिए। चलिए, तो CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करिएगा जब भी आप अनअकैडमी को ज्वाइन करें। तो मेरा रेफरल कोड है CKLIVE, ठीक है। मेरे साथ पर्सनली आप जुड़ने के लिए, मेरे साथ तैयारी करने के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली डीप में आप स्टडी करना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते अपना, तो यूज़ द रेफरल कोड CK लाइव। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।